सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि गेवरा कोयला खदान ये कहां पर स्थित है जिसे वर्ल्ड एटलस .com के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया। तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो एक्चुअली में अभी छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानों को वर्ल्ड एटलस .com की दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों में शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? तो छत्तीसगढ़ की गेवरा खदान, इसको दूसरा स्थान मिला, और दूसरी भी छत्तीसगढ़ की ही है कुसमुंडा खदान, इसे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर रखा गया है। वहीं अगर बात करते हैं इस लिस्ट में टॉप पे कौन है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान किसे बताया गया, तो अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान को। वैसे मैं आपको बता दूं, जो चाइना है ये दुनिया में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। भारत इस मामले में दूसरे स्थान पे आता है। वैसे अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से कोयले को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसमें कार्बन की मात्रा के हिसाब से। तो पहले स्थान पे एंथ्रेसाइट कोल आता है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट आता है। मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है उसे बोलते हैं एंथ्रेसाइट कोल, और जिसमें सबसे कम होती है उसे पीट कोल कहा जाता है। और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। बोल देंगे इसे क्रम के अनुसार जमाइए, तो बड़ा आसान होता है इसको याद रखना। जो आपकी अल्फाबेट होती है ABCD, उसके अनुसार आप जमा दो। ए से एंथ्रेसाइट, फिर बी आता है बिटुमिनस, फिर एल आता है लिग्नाइट, फिर लास्ट में पी आता है। अल्फाबेट में आप देखोगे तो फिर हो जाएगा पीट। ये एग्जाम का प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में पहला वाणिज्यिक कोयला खनन ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया था। इसे भारत में सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। लेकिन अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन ये झारखंड में होता है, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। कोयला इसे काला सोना भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक खदान के बारे में एक प्रश्न हमने पढ़ा था। तो पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताओ किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया? तो आंसर होगा झारखंड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर करना 4 मई को। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे डिटेल दिया है, तो इनको ऐसे ही ध्यान में रखना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, अभी अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। तो अभी भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक समिति के द्वारा एक तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज, इन दोनों को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके योगदान के लिए अभी साउथ कोरिया के बुसान शहर में जो अभी अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की बैठक हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स की क्लास में इस बैठक के बारे में, और वहीं पे अभी इन दोनों को सम्मानित किया गया। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को तो हैरी मैसी पुरस्कार मिला है और इनके नाम पे एक छोटे ग्रह का नाम भी रखा गया है, जबकि अनिल भारद्वाज इनको विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। अनिल भारद्वाज वे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि अहमदाबाद गुजरात में है उसके डायरेक्टर हैं। तो इन दोनों के नाम ध्यान में रखना। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार मिला? हैरी मैसी पुरस्कार। और अनिल भारद्वाज विक्रम साराभाई पदक इनको मिला है। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की हमने बात की, इंग्लिश में बोलोगे तो कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में, और अभी इसकी 45वीं बैठक बुसान साउथ कोरिया में हुई थी। हर 2 साल में होती है ये प्रश्न मैंने आपको सेपरेट कराया भी था अभी 2-4 दिन पहले ही। अच्छा चलो, अवार्ड वाला प्रश्न आ गया। मैं आपको 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड रिवाइज करवा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अभी सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एवी विगडरसन को मिला। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को मिला। ये जर्मनी की लेखिका है। इनके उपन्यास काइरोस के लिए, और इसमें ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला, ये असम से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं।
किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 का मिला रतन टाटा को और 2023 का बिल गेट्स को? वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलीम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रेन को मिला। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला और 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। वहीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक की है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियो ने जीता, निकारागुआ से है। 2023 का जेडे बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां संस्कृत जनों को मिला, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नामबियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई साहब, और यह असम का सर्वोच्च सम्मान है। बाकी एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बी आर कंबोज को मिला। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला संजीव को, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, और अंग्रेजी का नीलम शरण गोर को रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला यादें यादें और यादें के लिए, और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुबैया नल्ला मुत्थु को मिला। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को मिला। पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार 2024 यह अरुंधति रॉय को मिला। आरती, जो कि उत्तर प्रदेश की ऑटो ड्राइवर हैं, इन्हें ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। और अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजना ठाकुर को मिला उनके उपन्यास ऐश्वर्या रॉय के लिए। और 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला। तो यहाँ पे मैंने आपको 2024 के लगभग 35 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज करा दी। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब भी अवार्ड वाला प्रश्न आता है, ये शीट में आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है तो इसमें मैं अपडेट कर देता हूँ, उसे जोड़ देता हूँ। और शायद मैंने आपको बताया भी था, अभी 2-5 दिन पहले पुरानी बात है, अभी उत्तराखंड में जो पीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आए थे। अपने क्लास में से बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बैठे भी सही, लेकिन वहां पे अवार्ड के 3 क्वेश्चन देखे गए थे। और अपनी इसी शीट में से, जो मैं आपको हर बार रिवाइज कराता हूँ अवार्ड्स की, ये 35 क्वेश्चन मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ, और इसी में से वो 3 क्वेश्चन आपके बैठे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर दिया, ये उनका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये एक तो आरती वाला प्रश्न आया था, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला प्रश्न पूछा, और एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 वाला प्रश्न पूछा। और अगर आप रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करते हैं, चाहे आपने वो एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन आप में इस बात से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बिल्कुल सही जगह पे क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपको एक 1-1.5 घंटे की क्लास देखने की जरूरत नहीं है, डेली इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। जितना 20 से 25 मिनट में आपकी क्लास लेता हूँ, वो आपके लिए सफिशिएंट है, एग्जाम में नंबर लाने के लिए सफिशिएंट है। वरना नॉलेज तो आप कितना भी लो, हमेशा आपको कम पड़ेगा। फिर चाहे आप 1.5 घंटे की क्लास लो, 2 घंटे की क्लास लो, या पूरा दिन भर पढ़ते रहो, नॉलेज के लिए अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो नॉलेज तो अथाह है। जिंदगी भर आप पढ़ते रहो, वो कम पड़ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल जाए, और वो भी ऐसी नॉलेज जो कि पॉइंट टू द एग्जाम हो। एग्जाम में उससे हमें प्रश्न मिल जाए, हमारा नंबर आ जाए, और अभी कोई लेना देना नहीं है। पूरी जिंदगी पड़ी है नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, पहले जॉब मिल जाए। तो बस जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं यही कहता हूं कि रेगुलर आप बने रहिएगा, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिएगा अपनी, उसको मिस मत कीजिए। हाँ, मेरे थ्रू कभी कभार ऊपर नीचे क्लास हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू बने रहता हूँ। और मैं आपसे भी यही कहता हूँ, अगर आप सुबह क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो, दिन में करो, दिन में नहीं कर सकते हो, शाम को करो, शाम को नहीं तो रात में करो, तो दूसरे दिन कर लो, लेकिन कोई भी क्लास मिस मत करो। मेरे साथ समस्या आती है, मेरे पास दूसरे बड़े बड़े चैनल्स की तरह कोई टीम वगैरह नहीं है जो मेरा काम ये वो कर लेगा, मेरा आधा काम वो कर लेगा। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, उसके बाद में घर परिवार भी देखने पड़ते हैं, तो समस्या आ जाती है। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे देरी से अपलोड करता हूँ, लेकिन अपलोड कर देता हूँ। तो मैं कंटिन्यू बना रहता हूँ। तो वो कंटिन्यूटी आपको भी रखनी है अपने साथ, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बाकी नए स्टूडेंट्स को बता दूं, अभी इनकी पीडीएफ आपको कहाँ मिला करेगी, टेलीग्राम पे मिला करेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा क्रैक एग्जाम चैनल को। अभी अगला प्रश्न फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे के रूप में मनाया जाता है।
20 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में शतरंज को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जिसे आप फिडे कहते हो, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में, इसीलिए 20 जुलाई को मनाते हैं। और इसका मुख्यालय वैसे कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। आपको याद होगा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद है। और इन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था 1991-92 में। वैसे अभी इस पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पुरस्कार राशि भी 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई है। और आप जानते हो अभी लास्ट ईयर का 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट वाला ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? हमारी जो बैडमिंटन प्लेयर की जोड़ी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, उनको मिला था। और विश्वनाथन आनंद, इन्हें लाइटिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम माइंड मास्टर है। और इन्हें 2007 में पद्म विभूषण मिला था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और आप यूं भी कह सकते हो पद्म विभूषण पाने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है, ये रीजनिंग का प्रश्न है कि जो आपका चेस बोर्ड होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर्स कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर याद रखना 204 आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स नहीं पूछ रहा है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। और ये प्रश्न हर बार मैं आपको बताता हूं जब भी चेस की बात होती है। फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं, एक आध उसमें ऐसे स्टूडेंट हो ही जाते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड, तो आंसर होगा 204। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप देखोगे तो वो 64 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्क्वायर्स वो आपसे पूछ रहा है, तो प्रश्न को ध्यान से सुनना है। बाकी चलो डे वाला प्रश्न है, तो मैं जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया, जीएसटी डे भी था और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, खेल पत्रकार दिवस, और 2 जुलाई को ही वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और वर्ल्ड पेपर बैग डे। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। और अभी कल ही हमने देखा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 18 जुलाई को मनाया गया था। तो ये जुलाई की इंपॉर्टेंट डेज है अभी तक के, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे। लास्ट में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए याद दिला रहा हूं। और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है? अब मैंने आपको याद दिला दिया है, अब भूलना नहीं। चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ मिलकर के दूसरे एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक यानी कि एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। कब? 11 और 12 सितंबर 2024 को। और इसमें चाइना, पाकिस्तान सहित लगभग 40 देश हिस्सा लेंगे। देखो, ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वे वैश्विक हवाई यातायात में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है और भारत ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर है। बाकी अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना होती 1947 में, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके सदस्य देश 193 हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जुआन कार्लोस। और आपको याद दिला दूं कि अभी भारत ने इसी साल मई महीने में ही 46वीं 46 नंबर की अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी भी की थी। कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। और 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट भी भारत ही कर रहा है। और भारत अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन की भी मेजबानी कर रहा है। अभी जुलाई में ही इसकी बैठक होनी है भारत में भी कहा, नई दिल्ली में। ये इसका 46 नंबर का एडिशन है। तो भारत से ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में ICAR ने किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा कृषि और पशुपालन। तो अभी ICAR मतलब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। और इस पहल का उद्देश्य है कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना।
ICAR की बात करें इसके स्टैटिक, तो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, स्थापना होती है 1929 में। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक। वैसे हमारे कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो कौन सा कार्यक्रम है? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम है। किसने शुरू किया ये मैंने आपको बता दिया, और मकसद क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम की बुक को लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। तो बुक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्नी कैसी रही है लीडरशिप के रूप में, यही सब इस बुक में बताया गया है। लेखक कौन है, लिखा किसने है? डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम ने। पीयूष पांडे, आपको याद है मनोज बाजपेयी के ऊपर जो एक्टर है उनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी है, जिसका नाम है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। अल्पना किल्लावाला ने अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल नाम से बुक लिखी थी, और सलमान रुश्दी की ऑटोबायोग्राफी आई थी, नाइफ उसका नाम है। अच्छा, कुछ और बुक्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, 2024 की ही बुक्स हैं ये, ध्यान से सुनना। जैसे कि बिमेश्वर चल्ला, इन्होंने बुक लिखी है इंडिया द रोड टू रेनेसांस, अ विजन एंड एन एजेंडा। दुवारी सुब्बा राव जस्ट अ मर्सेनरी नाम से बुक लिखी। सलमान रुश्दी, नाइफ हो गया। सेम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम से बुक लिखी है। एस रमन फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नाम से बुक लिखी। मधुमिता मुर्गिया कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI बुक लिखी। अश्विन प्रभु ने स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम नाम से बुक लिखी, और प्रोफेसर SD मुनि डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी। शोभना के नायर रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम से बुक लिखी, और चित्रा बनर्जी एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नाम से बुक लिखी। जबकि शेन वॉटसन की बुक आई है द विनर्स माइंड सेट नाम से। अब दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके उत्तर आपको करने। ये ऑटोबायोग्राफी में आपसे पूछ रहा हूं, एक तो बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी आई है अभी 2024 में ही, और R अश्विन की भी आई है। तो उनके नाम आपको बताने कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किस किस को पता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं जब तक। फिर आपसे पूछ रहे, अभी जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महाराष्ट्र में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। ये सुरंग, ये टनल ठाणे और बोरीवली को आपस में जोड़ेगी। ये एक रेल सुरंग है। इसमें 2 ऑपरेशनल लेन और एक इमरजेंसी लेन होगी। लागत इसको बनाने में 16,600 करोड़ रुपए आने वाली है। लंबाई की बात करें इस टनल की तो 11.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया जा रहा है। 2028 तक बनकर ये तैयार हो जाएगी, ऐसा लक्ष्य है, और इसका निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये कहाँ पे बना है? तो नागपुर में मिलेगा आपको। भारत का पहला केबल रेल पुल ये अंजीखड़ पुल है, जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका, या जिसे ही डोला सादिया ब्रिज कहते हैं, असम में आपको मिलेगा। 9.15 किलोमीटर लंबा है ये, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये वियतनाम में आपको मिलेगा। व्हाइट ड्रैगन इसका नाम है, 632 मीटर ये लंबा है। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, 570 मीटर इसकी लंबाई है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर में। ये एक रेल ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर बन रहा है ये। 359 मीटर ये ऊंचा है, और लंबाई बात करोगे तो 1315 मीटर इसकी लंबाई है। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में आपको मिलेगा। इस स्टेशन को श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी के नाम से जानते हैं। 1507 मीटर ये लंबा प्लेटफॉर्म है। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज ये अटल सेतु है, जो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। और मोदी जी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया था, जिसका नाम T50 है, लंबाई है 12.77 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रोड टनल चेनानी नाशेरी सुरंग है, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं, और इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर।
बाकी हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग आपको मिलेगी, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जिसे आप कहते हो सुदर्शन सेतु, ये कहाँ पे शुरू हुआ? गुजरात के द्वारका में, लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ये ओखा और बेयट को जोड़ेगा। मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिले में सेला टनल का उद्घाटन किया था। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तुलसी जलप्रपात पर बनकर तैयार हुआ है। भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का है ये। और दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये अभी हंगरी में बना है, लंबाई 800 मीटर है। इसका नाम है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो आप देखोगे इस प्रश्न में जो ब्रिज है, जो टनल है, उनसे संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स में प्रश्न रहे वो मैंने आपको सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवाइज कराए, तो इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ये किस स्थान पे रही? तो आंसर होगा 124वें स्थान पे। तो अभी फीफा रैंकिंग जारी हुई है और इसमें भारतीय पुरुष टीम ये 124वें स्थान पर है। हमारी रैंक गिर गई है, 121 से 124 पे आ गए हम। वहीं अगर टॉप में बात करोगे तो हमेशा की तरह टॉप पे अर्जेंटीना की टीम है, दूसरे पे फ्रांस, फिर है स्पेन। अच्छा चलो, फुटबॉल वाला प्रश्न आया है तो मैं एक काम करता हूं, 2024 में फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक हमने पढ़े सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। एक तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपने पढ़ा था, अभी 48वां कोपा अमेरिका का आयोजन हुआ था, उसको अर्जेंटीना ने जीत लिया कोलंबिया को हरा करके। आयोजन अमेरिका में हुआ इसका। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जिसे आप यूरो कप भी कहते हो, 17वां संस्करण हुआ भी, स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया। और वर्ल्ड फुटबॉल डे हमने मनाना शुरू किया कब? 25 मई को। और 2023-24 का जो UEFA चैंपियंस लीग को रियल मैड्रिड ने जीता है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ये। AFC वुमेन्स एशियन कप 2029 में होगा ये उज्बेकिस्तान में। ये पहला सेंट्रल एशियन कंट्री है जहाँ पे इसका आयोजन होगा। और 2026 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ये ब्राज़ील में होंगे। और इंडियन सुपर लीग 2023-24 को अभी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता, मोहन बागान को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब सर्विसेज ने जीता, गोवा को हराया। 132 डूरंड कप, 132वां जो डूरंड कप पिछले साल हुआ था, क्योंकि अभी का तो अभी होगा, ये पिछले वाला लेटेस्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट टाइम जो हुआ था वो मोहन बागान ने जीता था, ईस्ट बंगाल को हराया था। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों विजेता घोषित किए गए थे। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग 1 पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने जीता। मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप को जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। बाकी BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 ये खिताब जीता मेरी ईयरअप्स ने, इंग्लैंड की है। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता। 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 सऊदी अरब में हुआ था, उसको मैनचेस्टर सिटी ने जीता। बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुषों में लियोनल मेसी ने जीता और वो में महिलाओं में एटना बोनमाटी ने स्पेन की है। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 में हुए थे, 22वां संस्करण था, जो कतर में हुआ था, उसका शुभंकर मैस्कोट लाइव था। अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराया। और इसका जो 23वां संस्करण 2026 में होगा 3 देशों में, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। और जो इसका 25वां संस्करण 2034 में होगा, सऊदी अरब में होगा। और सऊदी अरब 2034 में याद रखना 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया ब्राज़ील वाला। और पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी फीफा है। स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंट कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, ये सारी है। अच्छा ये भी देख लो कि ये भी ध्यान रखो कि एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर्स होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 2024 में फुटबॉल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने पढ़े थे वो सारे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। तो अभी विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा आप जानते हो विदेश सचिव रहे थे। और यहाँ पे विनय मोहन क्वात्रा इन्होंने किनका स्थान लिया या किनके स्थान पे ये अब अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने? तो तरनजीत सिंह संधू
के स्थान पे आए हैं विनय मोहन क्वात्रा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने, तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी रशिया में भारत के नए राजदूत कौन बने थे, तो उनका नाम है विनय कुमार। देखो कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में, अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और रशिया में भारतीय राजदूत विनय कुमार। अच्छा, वैसे अभी विदेश सचिव भी नए बन गए हमारे, उनका नाम भी याद रखना, विक्रम मिस्री है। आगे ऑप्शन पे चलो, रॉबर्ट जे रवि बीएसएनएल के नए सीएमडी बने। रजत शर्मा ये भी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, ये भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है। डॉक्टर बीएन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न दिखता है, फिर आपसे पूछ रहे विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1, इस पुस्तक को अभी लॉन्च किया गया है, इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। तो बुक का नाम है विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 और ये बुक हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके कार्यकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषणों का कलेक्शन है। इस बुक को हिंदी और अंग्रेजी में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, हमारे जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आपको याद होगा सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला था, पिछले साल की बात है, और उस सम्मान को क्या कहते हैं, येलो स्टार कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो ये था गाइज आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा सेशन अच्छा लगा तो, और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। बाकी टेलीग्राम पे पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं 1 मिनट के अंदर, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया 18 जुलाई। फिर पूछा भी किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लाड़का भाऊ योजना शुरू की, महाराष्ट्र। और विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ, यूएसए में। फिर पूछा नवा महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, श्रीलंका। फिर पूछा एशियन पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, दीपा मलिक को। और फिर पूछा भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना शुरू की, यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर। और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने, ये तीनों बन गए, डॉक्टर वीके पॉल, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वीके सारस्वत। फिर पूछा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, मॉरिशस में। फिर पूछा किस देश में कटारागामा एसाला महोत्सव मनाया गया, तो आंसर होगा श्रीलंका। और आखिरी प्रश्न पूछा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 7%। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा 10वें स्थान पे भारत है और इसमें टॉप पे रशिया था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।